Dear students, good morning to all of you. So this is our second chapter again. This is the second video of second chapter. तो इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। तो आज हम बात करेंगे कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, बट कुछ हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 19, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। So microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. So microorganisms को दही बनाने के काम में, ब्रेड बनाने के, इडली बनाने के काम में और यहाँ तक कि अल्कोहल बनाने के काम में भी लाया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, और हमारी इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल फिशेज एक्सेट्रा। आप जानते होंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो हमारी जो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे वेजिटेबल के छिलके हैं या कोई एनिमल मर गया या कोई फिशेस हैं, तो उन सबको डिग्रेड करने के लिए उन सब को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ तोड़ के और उसको मिट्टी में मिलाने के लिए, और ताकि हमारी धरती ख़राब ना हो, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो ऑल्सो दे आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। दे हेल्प टू फिक्स नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के कारण जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू मेक कर्ड एंड ब्रेड। कैसे दही बनता है और कैसे ब्रेड बनती है। इसमें बैक्टीरिया का ही अहम रोल है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस promote the formation of curd. It multiplies in milk and convert it into curd. And bacteria are also involved in the making of cheese. चीज़ बनाने के लिए भी, पिकल मतलब अचार, और बहुत सारे फूड आइटम जैसे कि इडली बनाने के काम में भी ये आते हैं। भटूरा बनाने के काम में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। जनरली इनके अंदर इडली में यीस्ट पाउडर डालते हैं हम लोग ताकि वो फूल जाए, और केक के अंदर भी यीस्ट पाउडर डाला जाता है ताकि वो फूल जाए। लेट अस नाउ सी एक्टिविटी 2.3, जिसमें कि हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ यीस्ट पाउडर। टेक हाफ kg फ्लोर, आधा किलो आटा लीजिए या मैदा लीजिए, एंड ऐड सम शुगर विद इन इट। उसमें थोड़ी शुगर मिलाइए। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, और जो शुगर मिलानी है और आटा मिलाना है उसको गर्म पानी में डालना है। उसके बाद उसके अंदर डालिए थोड़ा यीस्ट पाउडर। यीस्ट पाउडर जो है आमतौर पे दुकानों में, बाज़ार में अवेलेबल होता है, तो उसको लेके तो इस एक्टिविटी में एक्चुअली हम लोग डॉग बना रहे हैं। यहाँ थोड़ा इसको जैसे जो हमारा मैदा है या आटा है ये फूल के ऐसे बड़ा हो जाएगा, रेस्ड मैदा। अल्कोहल नहीं बन रही है, अल्कोहल नेक्स्ट एक्टिविटी में बनेगी। किया क्या है हमने इसमें, सबसे पहले आटा लिया है, मैदा लिया है। आटा या मैदा दोनों में से कोई एक चीज़ लीजिए, थोड़ी इसमें शुगर डालिए और फिर उसमें गर्म पानी में मिलाइए और फिर यीस्ट पाउडर डालिए। और 2-3-4 घंटों के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा आटा है वो इस तरह से फूल जाएगा। अब उसका कारण क्या है? कारण ये है कि यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से ही ये डॉग बनता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डॉ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्री और केक्स वगैरह में भी यही प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। तो यीस्ट पाउडर की मदद से वी कैन इंक्रीज द डॉग। अभी नेक्स्ट है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल है, वाइन है या विनेगर है, सिरका जिसे बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इन सबको बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है।
यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें भी हम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हैं उसका नाम है यीस्ट। यीस्ट आप जानते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सिंगल सेल होते हैं। एंड फॉर दिस पर्पज़ yeast is grown on natural sugars present in grain like barley, wheat, rice and crushed fruit juices। सो अभी हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 2.4। इसमें हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे यीस्ट से अल्कोहल बनती है। टेक 500 ml बीकर फिल्ड विद 3/4 वाटर। तो एक बर्तन लीजिए जिसके अंदर थोड़ा पानी मिलाइए एंड डिज़ोल्व 2 और 3 टीस्पून ऑफ शुगर, उसमें थोड़ी शुगर ऐड करिए और फिर ऐड हाफ ए टीस्पून ऑफ यीस्ट पाउडर और उसमें यीस्ट पाउडर मिलाइए टू द शुगर सॉल्यूशन। कीप इट कवर इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। और 4 से 5 घंटे के बाद जब देखेंगे सो उसमें से अल्कोहल की स्मेल आएगी एंड दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल। जनरली अल्कोहल की स्मेल कैसी होती है, जैसे आजकल हमारे घरों में सैनिटाइज़र होते हैं, तो वो सारे के सारे सैनिटाइज़र जो हैं अल्कोहल, क्योंकि एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है, अल्कोहल सफाई करने के काम में भी आता है, इसीलिए हम अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ करते हैं। क्योंकि अल्कोहल जो है इट इज़ वन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स, बैक्टीरिया को, वायरस को ये किल करता है। सो सो अगर सैनिटाइज़र की स्मेल लेके देखें तो वैसी ही स्मेल लगभग अल्कोहल की होगी। हालांकि कुछ सैनिटाइज़र में कुछ परफ्यूम भी डालते हैं, लेकिन अल्कोहल की स्मेल थोड़ी अलग होती है। सो दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो यीस्ट ने क्या किया, जो शुगर डाली थी हमने उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इंडस्ट्री में, क्योंकि इससे अल्कोहल बनाई जाती है। सो ये हमारी कीवर्ड भी है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन की जो डिस्कवरी करी थी वो सबसे पहले लुईस पास्चर ने की थी इन द ईयर 1857। सो इट वाज लुईस पास्चर्स वर्क। नेक्स्ट इज़ मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के काम भी आते हैं, और आज भी जब हम बीमार होते हैं तो हम जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं वो एंटीबायोटिक्स असल में बैक्टीरिया से ही ली गई होती हैं। सो सी हेयर इट इज़ एंटीबायोटिक्स। सो इसकी डेफिनेशन जो है, दीज को काट के करना है, यहाँ पे दीज को काट के करना है, द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। तो ये भी हमारा एक कीवर्ड है कि एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन क्या है। और एंटीबायोटिक्स के नाम क्या हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सो इट वाज इन 1929। देयर वाज ए साइंटिस्ट कॉल्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ही वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर। वो अपनी लैब में काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी लैब के अंदर उनकी लैब के अंदर कल्चर प्लेट्स में, जो लैब के अंदर जनरली छोटे छोटे कांच की प्लेट जैसी होती हैं जिसके अंदर की बैक्टीरिया को या इस तरह की चीज़ें रखते हैं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो पहले ज़िंदा थे अब वो मरे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक माउल था, माउल यानी कि एक फंगस थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद इस फंगस की वजह से ही ये बैक्टीरिया मर गए हैं। फिर उन्होंने रिसर्च किया तो वो जो फंगस थी दैट वाज पेनिसिलिन। सो इस तरह से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी, जिसका श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जब सोल्जर्स होते थे वो इंजर हो जाते थे, तो उनका इलाज करने के लिए पेनिसिलिन बहुत काम आती थी, क्योंकि वो पेनिसिलिन से जब इलाज करते थे तो पूरे के पूरे बैक्टीरिया मर जाते थे और जो लोग थे वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। सो इस तरह से उनका काफ़ी रोल रहा। और ये जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं आज, ये उन्हीं का ही एक दिया हुआ कंसेप्ट है। तो आज भी जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एंटीबायोटिक्स ही देते हैं। सो these antibiotics they are obtained from bacteria and fungi।
द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज़। तो बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन की गई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया से, डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस से ऑब्टेन कर रखी हैं, और डॉक्टर की सलाह पे ही उनको हमें लेना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक्स, जो हमारे कैटल्स हैं या पोल्ट्री है उनके खाने में मिलाते हैं, ताकि उनका जो खाना है वो ख़राब ना हो, और जब वो खाना खाएं तो कोई भी इन्फेक्शन ना हो एनिमल्स को, इसलिए एंटीबायोटिक्स थोड़ी सी उसमें भी मिलाई जाती हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़, और बहुत सारी प्लांट डिजीज़ के ऊपर भी, क्योंकि प्लांट डिजीज़ भी बैक्टीरिया करते हैं, वायरस करते हैं, या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। सो जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। डॉक्टर की सलाह पे ही खानी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो ऐसा बोला जाता है कि ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उसका कोर्स 5 दिन का होता है। यदि हम उसको पहले ही बंद कर देंगे, एक दिन खा के बंद कर दी या 2 दिन खा के बंद कर दी, क्योंकि थोड़ी महंगी भी आती हैं वो, तो उसकी वजह से फिर हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, रजिस्टेंट, क्योंकि दूसरी बार जब हम खाएंगे तो उसका असर कम होगा या नहीं होगा हमारी बॉडी के ऊपर। तो इसलिए उसको फिनिश करना, कोर्स को फिनिश करना ज़रूरी है, जितना डॉक्टर ने बोला उतना खाना ज़रूरी है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स when नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, it may make the drug less effective when you might need in the future. Also, antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body, और अगर बिना मतलब के खाएंगे तो हो सकता है कि वो हमारी बॉडी के अच्छे बैक्टीरिया को मार दे जो फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। एंड एंड और एक इन्फॉर्मेशन कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय द वायरस। तो एंटीबायोटिक जो हैं दे आर ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया, क्योंकि जनरली वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देती हैं और बैक्टीरिया मर जाते हैं। बट वायरस के अगेंस्ट नहीं काम करती, क्योंकि वायरस एक सेल नहीं है, वायरस सिर्फ डीएनए है या आरएनए है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स वायरस में काम नहीं कर पाती हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।